इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। हालात ऐसे ही बन गए हैं। सड़क से सदन तक बिहार बेचैन है। बीजेपी पसोपेश में है कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पा रही नीतीश कुमार के साथ अपयश क्यों ले। क्यों न समय से पहले ही समर्थन वापसी का ऐलान कर दे। और बिहार में इस बीच शिक्षकों ने भी सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया है। जबरदस्त तरीके से गैदरिंग करके मशाल जुलूस निकाला है। हम इस बात पर भी बात करेंगे कि देश में जो किसानों का मार्च दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए कैसे केंद्र सरकार ने अ, कीलें बिछा दी हैं। किसानों के लिए कीलें बिछा दी हैं। वो विजुअल भी आपको दिखाएंगे। और हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वोटिंग मशीन पर बात हो। पूरे देश में वोटिंग मशीन बदलने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। इन विषयों पर लेकिन फोकस में है इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिहार नमस्कार। पूरे देश का सेंटर बन गया है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, पॉलिटिकली वॉलेटाइल हो गया है बिहार। बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे आगे या गद्दी छोड़ देंगे, इसके लिए एक फिजा बन गई है। कारण ये है कि जो बीता शनिवार था और आज जो रविवार है, बहुत गहमा गहमी का होने वाला है। और शनिवार को जो घटनाएं घटी हैं, उसमें आरजेडी के घर में सारे विधायक बैठे हुए हैं आरजेडी के। वो वहीं पर खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे दवा, और बाहर जाने की कोई नहीं है जरूरत। और आज ही कांग्रेस के एमएलए शाम 4 बजे पहुंच रहे हैं पटना। और पटना पहुंचने के बाद उनको उनके घर जाने नहीं दिया जाएगा। वो भी जाएंगे तेजस्वी यादव के घर और आरजेडी विधायकों के साथ बैठेंगे। इस बीच माले के विधायक महबूब आलम ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की। जीतन राम मांझी का हालचाल पूछा और बाहर बताया कि हम उनकी सेहत जानने गए थे, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत मस्त है, बहुत खुश हैं और खेला होगा, ये भी कह रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू ने अपनी ताकत को आंकने के लिए एक मीटिंग बुलाई, भोज दिया, मटन चिकन जितना बनता है सब बना। संजीव कौशिक जी, हमारा भी मन हो जाता है सब सुन करके बोलने, लेकिन सब तैयारी थी। लेकिन मटन चिकन पर भी नहीं पिघले जेडीयू के 9 एमएलए। योगी मीडिया ने 6 एमएलए का दिखाया। मैं 9 एमएलए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 एमएलए बस चेहरा दिखा के भाग लिए, वहां ठहरे नहीं। और जब नीतीश जी वहां पहुंचे थे, उस समय तो 10 एमएलए नहीं थे बाद में, लेकिन संख्या फाइनली 9 रही। नीतीश जी इतना गुस्सा गए संजीव कौशिक जी कि उसी समय मुंह उल्टे पैर 5 मिनट मुश्किल से रुके। श्रवण कुमार जी के घर में जेडीयू विधायकों की ये अवभगत और बैठक चल रही थी। ताकत को टटोला जा रहा था कि हम कितना पानी में है, जमीन को खोजा जा रहा था कि खिसक तो नहीं गई है। और सही में भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन हो गया है जेडीयू के जनाधार में, विधायकों के जनाधार में। जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, विधायक कम होते दिख रहे हैं। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, वो भी सशंकित थी, क्योंकि बीजेपी के बारे में भी ये माना जा रहा था कि कई विधायक फोन ऑफ करके बैठे हैं। अब प्रशिक्षण शिविर के बहाने उन सबको बोध गया में इकट्ठा किया गया, लेकिन गनीमत है सिर्फ 2 विधायक गायब रहे। लेकिन इसका मतलब संजीव जी ये ना समझिएगा कि बाकी सब खुशी से वहां बैठे हैं। सब बेचैन है, किसी को नहीं चाहिए मध्यावधि चुनाव, किसी को नहीं चाहिए विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ, जिस पर आमादा है नीतीश कुमार। अब बीजेपी और वो सापा वाले हमारे सम्राट चौधरी मौका तलाश रहे हैं। अब जब ये पता चल गया है कि नीतीश कुमार के पास जेडीयू के
अपने विधायक भी साथ नहीं है, बीजेपी के भी कुछ बागे बागे फिर रहे हैं, बहुमत जुटाना मुश्किल है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब है, हालांकि उनसे बयान दिलवाया गया कि हम एनडीए में हैं, थे, रहेंगे, लेकिन हमने आपको महबूब आलम का अपडेट भी दिया कि वो क्या कह रहे हैं मिलने के बाद। तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। ये सारी पृष्ठभूमि हमने एक सांस में इसलिए बताई कि चर्चा आसान हो और बात समझ में आए सीधे। तो आज जो हालात ये हो गए हैं कि नीतीश कुमार के लिए इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। बीजेपी के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए इस सरकार से समर्थन लेने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। और दोनों घटनाएं एक साथ होने वाली हैं संजीव कौशिक जी, दोनों घटनाएं एक साथ होने वाली हैं। तो संजीव कौशिक जी, अब इतनी सारी बातें कह लेने के बाद बातचीत हम ये भी करेंगे कि किसानों को रोकने के लिए कैसे कीलें बिछाई जा रही हैं। बातचीत हम ये भी करेंगे कि बिहार में शिक्षक मशाल जुलूस निकालकर सड़क पर हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बात हम इस पर भी करेंगे कि वोटिंग मशीन को बदलने के लिए देश में जो आंदोलन खड़ा हो रहा है उस चर्चा से हम अपने आप को जोड़ कर रखें। सबसे पहले चलते हैं बिहार। संजीव कौशिक जी, क्या इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार? देखिए प्रेम कुमार जी, बिहार की जनता को इन दोनों पार्टियों ने फुटबॉल बना के छोड़ दिया है। सच बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होता कि नीतीश कुमार अपने ही विधायकों को इस तरह से मजबूती से नहीं रख पाएंगे और उनके ही अंदर दो फाड़ की स्थिति आ गई है और हमें बहुमत सिद्ध करने के लिए इतनी कवायद करनी पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी शायद कदम नहीं बढ़ाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता जो है वो पशुपेश पे फंसे पड़े हैं जब तक कि कल बहुमत साबित नहीं कर लेते। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, लगातार कोशिश है कि इसको जैसे भी हो कल नैया पार लगाया जाए। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ राज्यसभा भेजने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। उन्हें कहा जा रहा है कि आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है। किसी तरह से अभी फिलहाल मामले को जी कौन जमाना में राज्यसभा भेजेंगे, समय है तो टाइम ही नहीं है राज्यसभा भेजने का, खेला पहले हो रहा है। तो अभी की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जैसे राजनेता का जो हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें एक सुलझे हुए और एक चतुर राजनेता के तौर पे हमने देखा है, उनके हर एक कदम को देखा है हमने। तो आज के वक्त में जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, बिहार की जनता हतप्रभ है बिल्कुल। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे आदमी, एक ऐसे व्यक्ति जिसको हम सुशासन बाबू, विकास कुमार या क्या क्या नाम से हम उसको पुकारते थे, और चलती हुई सरकार को किस तरह से अपदस्थ करके और फिर कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही मिनटों या घंटों के बाद भी एक दूसरी सरकार में शामिल हो जाना और ये कहना कि अब यही रहेंगे। नीतीश कुमार की ये ढुलमुल रवैया न केवल बिहार की छवि खराब उन्होंने की है, बिहार की जनता को पशुपेश में इतना डाल दिया है कि विकास अवरुद्ध होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार प्रयास लगा रहे हैं या वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से इसमें सफलता मिले। जदयू के खाने में जिस तरह की स्थिति है, और खास करके यदि राजद की बात कर ले तो राजद ने अपने पार्टियों के सारे विधायकों को न केवल खाने पीने, रहने, दवा का इंतजाम किया है, बल्कि एक बार ये भी इस बार छूट है कि आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठे संपर्क में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा इसमें आत्मविश्वास राजद और कांग्रेस के खेमे में ही अभी दिखाई दे रहा है। सत्ता में बने हुए लोगों की स्थिति जिस तरह से हवाइयां चेहरे पर उठती हुई दिखाई दे रही है, और आपने ये बात बिल्कुल सही है कि गोदी मीडिया ने 6 ही आंकड़े दिखाया और आप नया 9 आंकड़े दिखा रहे हैं, और इतनी तटस्थता के साथ कि 3 आए और किस तरह से चले गए। मुझे लगता है कि ये भी एक प्रेशर की ही पॉलिटिक्स है। वो आए और चले गए, इसका मतलब कि वो दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं भी, नहीं भी हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार रहे। तो लगातार कोशिश यही है कि किसी तरह कल बहुमत सिद्ध कर पाए, लेकिन ये अब आसान नहीं दिखाई दे रहा है। यदि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा देते हैं तो उनकी इतनी बड़ी भद्द पिटने वाली है कि जो जनाधार उनका भी बना हुआ है वो भी बड़ी मुश्किल से वो बचा पाएंगे। और अब बचा क्या पाएंगे, उनकी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कर दी है कि पर कतर दी है पहली बार में, दूसरी बार में हमको लगता है कि कहानी उनकी खत्म होने जा रही है। तो जो वो किए हैं उसका खामियाजा वो भुगतने को तैयार रहे। हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी इस बार। जी जी संजीव कौशिक जी, आप बोल रहे थे कि वो 9 एमएलए, मैं वो स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, उन सारे 9 एमएलए को जो नीतीश कुमार के बोझ में मटन चिकन खाने से रह गए,
एक दो गए भी तो नहीं, बिना खाए बिना मुंहजुट्ठी किए निकल गए कि नमक खाएंगे तो फिर नमक का कर्ज अदा करना पड़ेगा। देखिए देखिए ये तस्वीरें, डॉक्टर संजीव कुमार, दिलीप राय, अशोक कुमार चौधरी, गुंजेश्वर शाह, शालिनी मिश्रा, अमन हजारी, और आपको मैं बाकी नाम भी स्पष्ट दिखे इसके लिए टिकर हटा देता हूं, बीमा भारती, सुदर्शन कुमार, गोपाल मंडल। भाई ये सारे लोग वो विधायक हैं। मैं नाम और तस्वीर के साथ स्क्रीन पर रख रहा हूं ताकि किसी को ये दुविधा ना हो कि कोई बातें अंदाज में की जा रही है। नहीं, ये बातें अंदाज में नहीं की जा रही है। ये वो एमएलए हैं जो जेडीयू के बैठक में नहीं गए, और एक दो गए भी तो जल्दी से निकलकर वापस चले गए। जब नीतीश कुमार ने कदम रखा श्रवण के घर में हो रही बैठक में, तो उनके तो होश उड़ गए, वो रुक नहीं सके, तुरंत वापस चले गए। संजीव कौशिक जी मीडिया में चला कि मुस्कुराते हुए 5 मिनट में निकल गए। अरे हम भी ताज्जुब में हुए, कोई मुस्कुराते हुए 5 मिनट में कैसे निकल जाएगा भाई? या तो टेंशन में निकलेगा 5 मिनट में, नहीं तो मुस्कुराते मुस्कुराते हुए 50 मिनट बैठेगा। अगर समर्थन पूरा होता तो मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार 5 मिनट में थोड़े निकलते, टेंशन में निकले, टेंशन में। संजीव प्रेम कौशिक कुमार जी, प्रेम कुमार जी, जहां विधायकों की संख्या कम हो, साफ दिखाई दे रहा हो कि कुछ विधायक नहीं है, कुछ आए और चले गए, उस परिस्थिति में चेहरे पर हवाइयां उड़ती है, उस समय मुस्कुराते हुए नहीं निकलता है। उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उनके अंदर बगावत, उनके पार्टी के अंदर जो बगावत के पहले से सुगबुगा रहे थे वो फूटने ही वाले हैं। तो निश्चित तौर पे वो अगले रणनीति के तहत काम करने के लिए वो जल्दीबाजी में निकले होंगे, और आगे क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए स्थितियों को, तो वो एक परिपक्व राजनेता के तौर पे हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि जानते हैं उनको, कोशिश उनकी यही रहेगी, लेकिन जो बगावत के सुर सामने दिखाई दे रहे हैं वो उनके लिए, उनके सरकार के सेहत के लिए बेहद मुश्किल भरा दौर रहेगा। मुझे लगता है कि कल यदि वो बहुमत साबित कर पाते हैं तो तब लोगों को आश्चर्य होना चाहिए, नहीं कर पाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। वो लगातार बिहार की जनता के साथ उन्होंने जैसा किया है वैसा बिहार की जनता और बिहार के विधायक उनके साथ करने को तैयार है, संजीव और जी, जीतन। जी संजीव जी कुछ प्रतिक्रियाएं जरूरी हैं, जी ले रहा हूं, फिर तुरंत विषय पर आता हूं। जी गौतम चौहान जी लिख रहे हैं, अंबेडकर विचारवंत पत्रकार निखिल वागले पर जो पुणे में अटैक हुआ, निखिल वागले को बचाने में मेरा एक सगा भांजा भी था, नाम है जयदीप। आई प्राउड ऑफ माई भांजा। हम सबको भी गर्व है आपके भांजे पर। निखिल वागले निर्भीक पत्रकार जो सत्ता से आंखें डालकर सवाल करते हैं, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनकी अनुषंगी इकाइयों के लोगों ने हमला किया, सरेआम हमला किया। वो विजुअल्स भी हमने आप लोगों को दिखाए थे अपने पिछले कार्यक्रम में, और वो हमला बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हैं, लेकिन जान बच गई। और उनको इस बात के लिए सजा दी जा रही थी कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया तो उस पर टिप्पणी क्यों की। तुषार त्रिवेदी जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। क्या पुख्ता न्यूज है? तो तुषार जी, हमारे यहाँ अगर अटकल है तो अटकल बता करके बताएंगे कि हो सकता है, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगाकर बताएंगे कि हो सकता है। देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन, इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार? इस्तीफा देने की सारी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, वो हम बता रहे हैं। अब इस्तीफा देंगे नहीं देंगे नीतीश कुमार जी का मन में तो हम घुसे नहीं है, लेकिन इस्तीफा देंगे इसकी सारी परिस्थितियां हम आपको बता रहे हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं वो बता रहे हैं। गौतम चौहान जी कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, आप लोग भी लड़ो, जीतेंगे हम लोग जरूर। ये संघर्ष है, किसी से हाथापाई वाली लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, ये वैचारिक बात है, जगाते हुए विश्लेषण है, समझ विकसित करने की बात है, जागरूकता पैदा करने की बात है। वृषभ खोबरे कह रहे हैं कि कल सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी, क्योंकि आरजेडी चाहती है अगर सरकार मनी बिल पे गिर गए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और आरजेडी ये नहीं चाहते कि बिहार राष्ट्रपति शासन हो बिहार में।
देखिए अभी मनी बिल को बीच में कहां से घुसा रहे हैं वृषभ जी। अभी सबसे पहले विश्वास मत होगा तभी कुछ और होगा, वो पास होगा तब ना मनी बिल की बात आएगी। इसलिए ये आशंका आपकी दूर है और आरजेडी ऐसे सोचेगी वैसे सोचेगी, पहले नीतीश कुमार को हटाएगी तब कुछ और सोचेगी। इसके बाद अभी आप देखिए तुषार त्रिवेदी जी लिख रहे हैं बीजेपी ने पब्लिक और नेता को भी आपस में फाइट करवा रही है। और वृषभ कोबरे जी लिख रहे हैं नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं लेकिन उन्होंने कभी अपनी पार्टी में युवाओं को मंत्री पद नहीं दिया, इसलिए कहीं युवा मंत्री नाराज हैं क्योंकि वही पुराने मंत्री रिपीट रिपीट हो रहे हैं सत्ता में, माने युवा एमएलए नाराज हैं, आप ये कहना चाहते हैं। तो संजीव कौशिक जी ये प्रतिक्रियाएं जरूरी थी। अब आपके पास सवाल लेकर आता हूं संजीव कौशिक जी कि नीतीश कुमार और बीजेपी इनके बीच आंकड़ों का गणित तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक वैसे ही स्ट्रांग है कि इसमें 40 में 40 सीटें जीत लेंगे दोनों मिलकर के लोकसभा में, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन यह आंकड़ा विधानसभा में आंकड़ा आंकड़ा ही रह जा रहा है। केमिकल रिएक्शन इतना तेज है कि बीजेपी से भी बैकफायर हो रहा है, लग रहा है कि गोला बारूद नीतीश कुमार के भी इधर से निकल रहा है और सब जा करके ठंडा होकर के आरजेडी के मकान में गिर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रेम कुमार जी, जो लगातार कहा जा रहा है कि 40 से 40 विधानसभा लोकसभा की सीटों के बारे में, ये भी आसान नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है और उसी नीति के तहत उसने विधानसभा के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं है कि उस समय तक क्या करेंगे, नीतीश बाबू कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, उसे खुद यकीन नहीं है। नीतीश बाबू को केवल लाया ही इसलिए गया था कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए और उनके तमाम वो वहाँ के क्षेत्रीय स्तर के जो नेता थे उनको ये बात समझाई गई थी कि आप चुपचाप बिल्कुल जुबान सिल के इनके साथ रहे और लोकसभा में जो सीटें हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है, लगातार कल आपने देखा प्रधानमंत्री के भी भाषण में देखा, आपने धन्यवाद प्रस्ताव में देखा, तो सच बात यह है कि न इनको अपने विकास के कार्यों पर भरोसा है, न ही राम मंदिर पे भरोसा है, उसके लहर पे भरोसा है। ये एक-एक सीट के ऊपर इतने ध्यान देकर के वो चाहते हैं कि जितनी सीटें पहले हैं, यदि वो सीटें बच जाती है या वो उच्च सीटों पर एक मार्जिन सम्मानित रहता है, तो फिर सम्मानजनक रहना चाहिए, उनकी कोशिश ये है। तो लगातार उनकी कोशिश यही है कि वो 400 पार आंकड़ा बिल्कुल चुनावी जिस तरह से वादे होते हैं, उसी तरह से एक हवा बनाने की कोशिश भर है और कार्यकर्ताओं को अ, का मनोबल हाई रखने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है, उनकी कोशिश है नीतीश कुमार के सहारे बिहार में भी मजबूत गठबंधन के सहारे मजबूत और जो सीटें दिखाई दे रही हैं, उन पे तो नज़र उनकी है ही। आसान नहीं है इस बार। बिहार की जनता बिल्कुल क्षुब्ध है इस तरह के कारनामों से। बिहार की जनता दुखी है। ये समीकरण मुझे बिहार में इसलिए भी अभी वर्तमान में सटीक बैठता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनी हैं पिछले कुछ दिनों से या 15-20 दिनों में जिस तरह से सरकार बदली है, लोगों के बात बदले हैं, केंद्रीय नेताओं के जो विचार बदले हैं, इतने ढुलमुल रवैये के साथ बिहार की जनता को ये बात समझ में आती है कि ये विकास के लिए नहीं, ये सत्ता के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर जदयू की बात हो और उसमें बहुत सारे जो आपने कहा कि एक दर्शक ने लिखा कि बहुत सारे नौजवान जो हैं उनकी जगह नहीं मिलने की वजह से भी वो क्षुब्ध हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार से बहुत सारे जो नाराज या इस तरह से जो दूसरे खेमे की बात की जा रही है, ये यदि हवा मिली है तो इसका कारण यही है कि अ, सक्षम लोगों को सही जगह नहीं मिली। लगातार लंबे समय तक आप सत्ता में हैं, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, सत्ता में लंबे समय से हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंग जनरेशन के हैं, उनकी उम्मीदें हैं, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इसी तरह के रवैये की वजह से वो क्षुब्ध है उनसे और वो जो गायब दिखाई दे रहे हैं, संभव है कि कल कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए और जो जो समीकरण सामने दिखाई दे रहा है, उसमें संभावनाएँ बन रही हैं, ये गारंटी तो हम ना हम कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं। लेकिन कौशिक एक बात को समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कि ऑपरेशन लोटस में महारत हासिल है, जो दूसरे के विधायकों को तोड़ते हैं, जो दूसरे की सरकार को गिराते हैं, उनको जब ये पता लगा कि हमारे विधायक भी स्विच ऑफ कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने आप को एसेस करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर लगाया और गया में सबको इकट्ठा करने के लिए कहा। और इसमें भी अगर 2 एमएलए ने ये इतना साहस दिखा दिया कि पूरी पार्टी के
पार्टी लाइन से हट करके वहां नहीं पहुंचने की गुस्ताखी कर डाली, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या कारण लगता है? प्रेम कुमार जी, वहां बगावत की स्तुति तो वहां के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही उठा देते, लेकिन संयोग से उन्हें जो कुर्सी दी गई वो इसी भरोसे दी गई कि यदि उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाता है तो उनके सुर में कुछ बदलाव होंगे और तो जो तेवर है वो तेवर ढीले पड़ेंगे, और वही हुआ भी। अन्यथा सच बात यह है कि सत्ता के लिए लालायित भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम वहां पे उठाया है, चाहे बिहार की सत्ता हो या केंद्र में मजबूत करने के लिए, जनता ये बात समझ रही है। हम बार बार ये बात बोलते हैं कि जनता इस बार ठगी हुई महसूस कर रही है। उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि उसे किसे सत्ता में बैठाने के लिए उसने वोट दिया और किसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वोट दिया। सरकार चलती हुई सरकार को ये मजाक बना के रख दिया कि आप एक ही कार्यकाल में 3 बार एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, कभी इस पाले में जाके, कभी उस पाले में जाके, कभी इस पाले में जाके, और उसके बावजूद वो ये बात डंके की चोट पे कहे कि हम जो केंद्र में सरकार है उसके समकक्ष में एक संगठन बनाने का या एक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए उसके वोट बैठ गए। तो ये तो अजीब सा तर्क, और उस तर्क के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं। ये लोग बहुत नाराज है, बिहार की जनता बहुत नाराज है, उनके अपने वोटर नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर नाराज है कि जिससे आप सुशासन कहते थे, जिसको आप देखना नहीं चाहते थे, जिसके सरकार के बारे में आप लगातार आलोचना कर रहे थे, एक दिन में उसके पक्ष में आप बातें करने लगे और एक दिन में उसे सुशासन बाबू बताने लगे आप। तो जनता समझ नहीं पा रही है, इसलिए वो बहुत गुस्से में है, और इस गुस्से का इजहार इस बार निश्चित तौर पर हमें लगता है कि वो विधानसभा तो बाद में है, लोकसभा में ही वो अपने गुस्से का इजहार करेगी इन दोनों पार्टियों के विरोध। जी जी संजीव कौशिक जी, मैं तो सिम्टम्स देख रहा हूं, सिम्टम्स देख रहा हूं कि बीजेपी इतनी ताकतवर पार्टी, एनडीए चलाने वाली पार्टी, कई सरकारें उसके समर्थन से चल रही है, कई अपनी सरकारें हैं, सबसे ज्यादा देश में एमएलए है, सबसे ज्यादा एमपी है, किसी को जब चाहे तो राज्यसभा भेज दे, इतनी ताकत है, और वहां से उनके विधायक छिटक रहे हैं। ये सिम्टम्स अच्छे नहीं है। और इसके बरक्स जेडीयू, जिसके पास कभी बहुमत रहा नहीं, हमेशा इतनी संख्या रही कि कभी आरजेडी और कभी बीजेपी के साथ वो समर्थन लेके मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कम समर्थन होने के बावजूद जेडीयू हमेशा इंटैक्ट रहती थी, नीतीश कुमार के एक इशारे पर चलती थी। आज नीतीश कुमार से इतनी दूरी कि भाई एक तो 43 एमएलए है, उसमें 43 में 9, यानी हर 5वां एमएलए नीतीश कुमार से इतना नाराज है कि भोज खाने तक नहीं आ रहे। इसकी जड़ में खुद नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ने अपनी छवि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की बना ली है कि उनके ही विधायक और उनके ही लोग उन पे यकीन, या सांसद उन पे यकीन करना नहीं चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा और उनका भविष्य उनके यहाँ सुरक्षित है या नहीं है। यदि ये बात समझ में आती उनके ही विधायक और सांसदों को, तो शायद ये नौबत से आती, न सरकार गिरती और न ही इस तरह की बात होती। तो जो अभी भी इस संदेह के घेरे में डोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे वो अपना सुरक्षित भविष्य चाहेंगे, और वो यदि चाहते भी हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें इस पर भी है, लेकिन नीतीश कुमार के उस एमएलए को जो पहले नीतीश कुमार के साथ थे, बागी थे, उसे किस बेस पर वो अपने बदौलत, और क्यों वो चाहेंगे कि हम खींचे और उसके लिए प्रयास करें और फिर अपने पाले में लाएं। ये तो काम नीतीश कुमार का है, और उनके अपने वो विधायक हैं, और उनके विधायक यदि असंतुष्ट है, उनके विधायक यदि बागी हो रहे हैं, तो इसके लिए खुद नीतीश कुमार इसके लिए कारण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल की घड़ी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुश्किल की घड़ी है कि नीतीश कुमार कैसे कल पार पाते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये। और नीतीश कुमार यदि पार नहीं पाते हैं, मुझे लगता है कि वो आक्रोश और जो बिहार की जनता के मन में जो दर्द है, वो दर्द कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा, यदि वो कल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और इस तरह की कुछ अनहोनी होती है उनके साथ, उनकी सरकार के साथ। हम एक बार फिर उन दिलेर विधायकों या दुस्साहसी विधायकों, जिसका जैसा नजरिया है वो देख ले, कोई दिलेर भी कह सकता है, कोई दुस्साहसी भी कह सकता है, उन विधायकों का स्क्रीन पर हम लाना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, डॉक्टर संजीव कुमार जी परबत्ता से एमएलए हैं। इसके बाद गुंजेश्वर शाह जी उनके ठीक नीचे, गुंजेश्वर शाह जी महिषी से एमएलए हैं। बीमा भारती ठीक उनके नीचे, यानी सबसे नीचे पहले कॉलम में नजर आ रही हैं। और बीमा भारती जी
कहां से, रुपौली से एमएलए हैं। इसके अलावा दिलीप राय दिख रहे हैं, सूसड़ से एमएलए हैं। शालिनी मिश्रा दिख रही हैं, शालिनी मिश्रा केसरिया से एमएलए हैं। सुदर्शन कुमार नजर आ रहे हैं जो बरबीघा से एमएलए हैं। अशोक कुमार चौधरी जो सकरा से एमएलए हैं। अमन हजारी कुशेश्वर स्थान से एमएलए हैं। गोपाल मंडल, जिनका पूरा नाम नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल है, गोपाल मंडल, ये गोपाल मंडल जी गए थे वहां, लेकिन जा करके फिर तुरंत निकल आए। ये खुल करके नीतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जेडीयू में अपने मुख्यमंत्री, या छोटी मोटी पार्टी सिर्फ मत सोचिए, जीतन राम मांझी की पार्टी, उनका भी 4 आदमी है उनके साथ खड़ा है, कोई बिदका नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उनके साथ उनका हर 5वां एमएलए दूर खड़ा है। इसका जो कारण है, ये कारण वो जमीन पर भी दिखने वाला है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये विधायक अगर अपनी पार्टी से, उसके फैसले से दूर है, अपनी नेतृत्व से दूर है, इसका मतलब ये जनता के दबाव में है विधायक, जनता की आकांक्षा समझ रहे हैं विधायक कि ये नीतीश कुमार जी का घर अब रहने लायक नहीं रहा, किसी भी हद तक इनके खिलाफ हम जा सकते हैं, ये उसका प्रमाण है। बीजेपी के विधायक जिसमें इतना गुस्सा है, जिसका कि आपने जिक्र किया कि आप वो अपनी पार्टी से भी बगावत करने को तैयार हैं, भले उसकी संख्या 2 दिख रही है, लेकिन वोटिंग होते होते ये संख्या बढ़ जाएगी संजीव कौशिक जी, क्योंकि कई विधायक जब स्विच ऑफ करने लगे तब जाकर के ये प्रशिक्षण शिविर का आइडिया आया नेतृत्व के पास में। तो इस तरीके से ये जो हालात दिख रहे हैं, तो क्या ये लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो पहले नेचुरल माना जाता था, अब अननेचुरल हो गया है अचानक? ये जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो दोनों पार्टियों के लिए बेहतर नहीं है, केवल एक पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी के हिसाब से, नजरिए से देखें उसमें तो, और जदयू के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जदयू का तो मटिया मेट होने वाला है यदि ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो। और ये जदयू के हक के बारे में हम लोग कोई नया कयास नहीं लगा रहे हैं। लगातार जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, लगातार हम लोग तो पहले यकीन नहीं था कि नीतीश कुमार जी इतनी बड़ी गलती करेंगे, लेकिन वो लगातार कदम जो बढ़ रहे थे उस कदम से ही दिखाई दे रहा था कि वो अपने ही पार्टी के पैरों पर कुठाराघात कर रहे हैं। और वो पार्टी जो कभी बड़े मजबूती के साथ हुआ करती थी बिहार में, और नीतीश कुमार एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही प्रभाव से, अपने ही खेमे में लाके उनको आगे रखते हुए उनके पर ऐसे कतरे कि उनको एहसास भी नहीं हुआ और वो किसी काम के लायक भी नहीं रहेंगे आने वाले। कभी नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार मजबूत हो, और यदि बिहार में वो बीजेपी के साथ भी हैं तो वो मजबूत क्यों करना चाहेगी? कब तक भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलना चाहेगी? कब तक उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार को झेलते रहेंगे? तो नीतीश कुमार सच पूछिए तो मजबूरी में, चाहे वो राजद की तरफ जाके बने हो या फिर बीजेपी की तरफ जाके बने हो, दोनों पार्टियों की ये कसक हमेशा से रही है कि सबसे बड़े दल होने के नाते, अपने से बड़े दल होने के नाते उनके तरफ से उनके कार्यकर्ताओं की ये दंश रही है कि वो चाहते रहे कि अपने हमारे तरफ से मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये बार्गेन करके एक अपनी धौंस जमा के, आप कह सकते हैं, संख्या, बार बार ये बात कहते रहे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, और अपने ही जो चाल चरित्र चेहरा है उसमें दिखाई देता है कि उनकी संख्या, जनसंख्या कितनी है इनकी और भागीदारी कितनी बड़ी है। तो वो बिल्कुल उसके उलट काम करते रहे और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी संजीव जी, हमारे एक दर्शक प्रमोद जी, प्रमोद जी बांकर जी लिख रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू का रिश्ता नैसर्गिक होने से मामला अब की बार गड़बड़ा गया है। हम जो बात कर रहे थे उसी को दूसरी भाषा में प्रमोद बांकर जी ने अच्छे से बात रखी है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच जो नैसर्गिक रिश्ता दिखा, नैसर्गिक क्यों, इसको थोड़ा हम बाकी दर्शकों को समझाते हैं कि नैसर्गिक इसलिए कि इन दोनों ने मिल करके जातीय सर्वेक्षण की बात की, इन दोनों ने मिल करके जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए, और उन आंकड़ों में जो गरीब तबका मिला 96 लाख लोग, उनके लिए 2-2 लाख रुपए देने की योजना रखी। ये एक कॉमन सोच दिख रही थी, तो ये नैसर्गिक रिश्ता बन गया कि आरजेडी भी चाह रही थी और नीतीश कुमार भी वो कर रहे थे। लेकिन अब जब ही जेडीयू जब बीजेपी के पास दोबारा जाती है,
इस बदले हुए तेवर में तो बीजेपी के साथ उनका समांग मिश्रण नहीं हो पा रहा है। एक जो हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्रण होना, वो मिश्रण नहीं हो पा रहा है। तो नतीजा ये है कि दोनों में ही एक बेचैनी है। ये बात तो जो प्री पोल करने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि दोनों मिलने के बाद भी इनकी ताकत पहले से घट रही है, जनता उनसे दूर जा रही है। प्री पोल भी बता रहे, और वही यहाँ बीजेपी और जेडीयू के विधायकों के छिटकने में भी नजर आता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा हमारे दर्शकों को कि आरजेडी और जेडीयू का रिश्ता नैसर्गिक था, नैसर्गिक हो चुका था, और अब ये रिश्ता जो है आरजेडी बीजेपी का, ये कृत्रिम ये दिख रहा है, ये नेचुरल नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए संजीव कौशिक जी। देखिए, बार बार जब नीतीश कुमार आरजेडी के खेमे में थे या उसके साथ सरकार में थे, तो वो ये बात कहते थे कि सांप्रदायिक ताकतों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी उनके सामने झुकेंगे नहीं। दोनों समाजवाद, दोनों पार्टी समाजवाद की कोख से पैदा लिए और एक साथ काम करने का अनुभव भी बहुत पुराना रहा। बीच के वर्षों में दोनों अलग हुए, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ नीतीश कुमार एक लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वक्त तो दिया है, लेकिन मन में समाजवाद की जिस तरह की एक विचारधारा थी और जिसके साथ वो पलते पले बढ़े और सत्ता तक पहुंचे, वो निश्चित तौर पे वो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आरजेडी से उनका रिश्ता करीब का दिखाई देता है और आरजेडी करीब उनके सिद्धांतों के बीच में जाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि लंबे वक्त तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने देखा, समझा। कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने वो छवि दिखाई है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि सचमुच में ये आरजेडी या फिर समाजवादी एक सच्चे समाजवादी की तरह से उन्होंने जो कदम उठाए थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित करने की बात हो या फिर एक रेल मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने की बात हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मजबूती जो उनमें थी वो दिखाई दे रहा था कि वो यदि बीजेपी के साथ है तो उसके पीछे के कारण यही है कि सत्ता समीकरण के आधार पर वो अपने उनके साथ थे, लेकिन दिल से वो कभी नहीं रहे, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन दिल से कभी नहीं रहे, इतने ढुलमुल हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन भरोसा तो बना रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, और उस भरोसे को उन्होंने इस बार तोड़ा है। और लोग लगातार, हम जैसे लोग भी अंदाज लगा रहे थे कि इस बार इस तरह से पलटी नहीं मारेंगे। जो नाम लगातार फिजाओं में चर्चा चल रहा था, ये उनके कान। आपको मैं क्या बताऊं, ऐसे में तो लोग शर्म से मुंह दिखाना बंद कर देते हैं। हमने तो चैनल में ठोक ठोक के कहा था कि कोई कारण ही नहीं है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे बीजेपी में, सवाल ही नहीं उठता है। ये सब मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है। मैं तो ऐसे कह रहा था, हमारा विश्लेषण की दिशा यही थी। लेकिन वाकई हम तो इस विषय पर तो हमारी हालत खराब हो गई, सारा विश्लेषण फेल कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन जो हम विश्लेषण था, विश्लेषण गलत नहीं हुआ, विश्लेषण के खिलाफ गए नीतीश कुमार। नतीजा है कि ये बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ये बात साबित हो रही है, हमारे विश्लेषण पर तस्दीक कर रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था और उनका जाना गलत था। ये तस्दीक हो रही है। एमएलए उनसे दूर भाग रहे। कैलाश चौधरी जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। इन्हीं एमएलए को वोट मांगने जनता के बीच जाना पड़ता है। पलटू एमएलए किस मुंह से जनता का सामना करेंगे, यही वो बात है। मैं एक और प्रतिक्रिया लेता हूं। विश्वास मत से पहले बीजेपी जेडीयू से समर्थन वापस कर लेगी, क्या कहेंगे आप संजीव कौशिक जी? बहुत बड़ी टिप्पणी है। इतना तो तय है कि दोनों पार्टियों में जो नेता है, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता है, इस बात को वो बेहतर तरीके से भांप जाएंगे। सचमुच में यदि उन्हें ऐसा लगा कि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो उससे पहले ही सरकार गिर जाएगी, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश है, चूंकि यदि सरकार गिरती है इस तरह से तो भद्द पिटने वाली है। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार एक फिर शगुफा लेके आएंगे कि वो जो चाह रहे थे वही हुआ, और जिस चुनाव को वो ध्यान में रख करके इस तरह का कदम बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक पीछे जाने का कारण बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत कम इस बात की संभावना है कि वो पहले समर्थन ले ले। उसकी पूरी कोशिश होगी कि समर्थन। थोड़ा सा एनालाइज कीजिए संजीव कौशिक जी, क्या बीजेपी ऐसे सोच सकती है कि नीतीश कुमार की सरकार से अगर हम समर्थन वापस लेते हैं तो देश में बीजेपी के खिलाफ मैसेज जाएगा,
सरकार गिराने की तोहमत उस पर लग जाएगी। एक तरफ ये खतरा है और दूसरी तरफ समर्थन देते हुए अगर विश्वास मत हासिल नहीं हो पाता है तो उनकी कमजोरी, उनका चाणक्य होना, उनका कूटनीतिज्ञ होना, उनका इंडिया तोड़ना, इस पर भी मट्ठा डल सकता है। दोनों में इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। बीजेपी स्टैंड ले तो क्या ले। हाँ, बीजेपी की स्थिति फंसी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि सरकार उसने एक तरह से नीतीश कुमार को उधर से तोड़ के जिस तरह की रणनीति बनाई उसने भारतीय जनता पार्टी ने और तोड़ के अपनी सरकार कायम की है। निश्चित तौर पे उनकी पूरी कोशिश होगी कि सरकार बहुमत सिद्ध कर पाए। पहली प्राथमिकता इसी में रहेगी, चाहे जो लोगों को कहना हो कहे। लेकिन अब यदि सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उस परिस्थिति में सरकार जब गिरने की नौबत आएगी तो गिर जाए सरकार। उससे पहले बिल्कुल बात चाहिए कि वो समर्थन ले लेना चाहेंगे, ताकि इस तरह की तोहमत नहीं लगे कि सरकार गिर गई। तो वो पहले ही कारण कुछ ढूंढ लिए जाएंगे और राजनीति में कारण दिख जाते हैं और बता भी दिए जाते हैं, और लोग समझते भी हैं, बावजूद उसके एक आधिकारिक रूप से कारण बता दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार बचे। वो पूरी अपनी ताकत झोंक देगी, मुझे ऐसा लगता है। और अब सफल वो कितना हो पाते हैं, क्योंकि इस तरह की बगावत जो सामने दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार कैसे मैनेज करते हैं, क्या सचमुच में इन लोगों के लिए कोई जगह बनाने की बात करते हैं, इनके साथ भी झुकते हैं, इसको आश्वासन देते हैं। क्योंकि जो बगावत के सुर हैं वो बहुत तेजी से और केवल अभी जो संख्या दिखाई दे रहा है, यदि सचमुच में ये मजबूती के साथ इकट्ठे रहे तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। मुश्किल ये बात है। तो वो अब कैसे इसको मैनेज करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। जी, वृषभ खोबरे जी जो टिप्पणी लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कहा जा रहा है कि 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन चीफ आएंगे, उससे पहले विधानसभा भंग होगी। नीतीश कुमार का ये प्लान है। चलिए, ये भी सूचना है आपकी। और मैं आपको एक और प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैंने ये प्रतिक्रिया देखी नहीं थी संजीव कौशिक जी, लेकिन मैं उधर बोल रहा था और हमारे दर्शक वही बात लिख रहे थे। ये क्या ट्यूनिंग है, हमारे दर्शकों के साथ माइंड मैच हो रहा है। प्रदीप जी लिख रहे हैं कि बीजेपी उधर खाई उधर कुआं वाली स्थिति है। अगर सरकार गिरती है तो भी बीजेपी को ही नुकसान होगा, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। वही बात प्रदीप जी ने लिखी। मेरी बात खत्म हुई और मैंने देखा कि इनका पढ़ा हुआ है इनका कमेंट, और वही जो मैं कह रहा था। तो ये मैच हो रहा है दर्शकों से। इस पर भी अपनी टिप्पणी कीजिए। हमारे विश्लेषण दर्शकों से मैच कैसे कर रहे हैं? नहीं, दर्शक देखिए, दर्शक ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, दर्शक सारी चीजों को समझ रहे हैं। बस ज्यादा समझदार हैं। तो और दर्शक ग्राउंड जीरो की जो बात, जो ग्राउंड जीरो की बात होती है, लोगों के बीच में आप और हम उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है लोगों के बीच में। हो सकता है कि हमारे पास सूचनाएं जो है वो हवाई सूचनाएं आ जाए, लेकिन दर्शक हमेशा ग्राउंड जीरो पे होते हैं, वो लोगों के बीच में होते हैं, जो बातें चल रही होती है उसके बारे में वो जानते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं हम तक आती हैं, तो दर्शक भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं कि उनसे भी इस तरह की सूचनाएं लेकर के हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में मजबूत बात कर पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझ रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। राजनीति में अब उस तरह की बात नहीं रहे कि कुछ समझ में नहीं आया कैसे। जी जी संजीव कौशिक, दर्शक हमें मौका दे रहे हैं एक विषय पर स्विच ओवर करने के लिए। रविकांत पटेल कह रहे हैं कि सर, यस्टरडे में सासाराम, बेगूसराय, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स और टीचर सारे लोग प्रोटेस्ट किए हैं। नाइट में सर 4 लाख लोग प्रोटेस्ट किए हैं। मैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। रविकांत जी, आपने भी देखा होगा, खबर आपके पास है, लेकिन बाकी दर्शकों के लिए। विरोध में मशाल जुलूस, लंबी कतारें, यहाँ देखिए दूर दूर तक।
खबर पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो आप देख रहे हैं संजीव कौशिक जी, जी कितनी अपार भीड़ है। और हमारे दर्शक सही कह रहे हैं, 4-5 लाख लोग हैं, जहां देखिए दूर दूर तक मशाल ही मशाल है। और सिर्फ शिक्षक नहीं है, ये भीड़ बताती है, स्टूडेंट्स भी हैं, परिजन भी हैं। और बिहार में शिक्षकों का एक अपना अलग दर्द है। ये पाठक जी, जिनको नीतीश कुमार जी ने बिठाया है काम करने के लिए, जो मंत्री की भी नहीं सुनते हैं, वो अच्छा काम करते दिख रहे हैं। लेकिन क्या बोले, ऐसा लगता है उनके काम में कहीं दिल ही नहीं है, दया ही नहीं है। हमारी संजीव कौशिक जी, बीते दिनों में बिहार गया था, शिक्षकों से बात हुई थी। मैंने शिक्षक से कहा कि ठीक तो कर रहे हैं पाठक जी, आपको मशीन लगवा रहे हैं, टाइम पे आना है, जहां स्कूल है वहीं पास में रहना है, तो इसके अलावा स्पेशल क्लास आपको लेना है कमजोर बच्चों के लिए, तो ये तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक ही कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो शिक्षकों ने बताया कि सर, स्टेप्स में दिक्कत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन और उसके इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट ये है कि लोग आते हैं और हमारे हेडमास्टर से एक मुश्त पैसा लेके जाते हैं, हेडमास्टर साहब हम लोगों से फिर मैनेज करके उसको करते हैं। यानी पैसा वसूली बढ़ गया है इन कानूनों से, इन नियमों से। तो हम लोग और परेशान हो गए हैं। एक तो व्यक्तिगत परेशानी, दूसरा पैसा भी देना पड़ता है। ये वहां के शिक्षकों ने बताया, तब मुझे रियलिटी का एहसास हुआ। वरना मुझे दूर से देख के तो यही लग रहा था कि सारे फैसले सही हैं, अच्छे हैं। क्या कहेंगे संजीव कौशिक? देखिए प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, अचानक कोई यदि फैसले और वो भी हार्ड एक्शन ले लिए जाए तो निश्चित तौर पे परेशानी तो होगी ही होगी। ये बात हम भी कहते हैं कि कई ऐसे फैसले हैं उनके जो बेहतर है, सुधार के लिए वो फैसले कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक भी होने चाहिए। जब आप अव्यवहारिक बातें करने लगते हैं, अचानक थोप देते हैं शिक्षकों के ऊपर, तो शिक्षक निश्चित तौर पे हतप्रभ हो जाते हैं। आप चाहे स्कूलों की छुट्टियों के बारे में बात कर ले, आने जाने के वक्त के बारे में बात कर ले, वो तमाम तरह की समस्याएं हैं जो लगता है शिक्षकों को कि उसके साथ जो की जा रही है वो जाति की जा रही है। आप शिक्षकों को उस लायक बनाए, आप कोई भी एक्शन लेने से पहले आप एक बार वार्तालाप करें, एक बार देखें तो सही कि कितने व्यवहारिक हैं। और धीरे धीरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को यदि सुधारना है तो आप धीरे धीरे सुधारें। आपको ऐसा लगता है कि हार्ड एंड फास्ट यदि कोई एक्शन ले लेंगे और उस एक्शन के आधार पे सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, इसी तरह से स्थितियां बिगड़ेंगी। आप बगावत के सुर को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोगों का आक्रोश जो दिखाई देता है, इस आक्रोश को कैसे आप खत्म करेंगे? आप झुकेंगे या फिर इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे? यदि पहले समझाए होते या पहले से यदि जो एक्शन लेने से पहले यदि व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दिया होता आपने, तो ये परिस्थितियां नहीं आती। लेकिन लगातार उनके कई ऐसे कदम रहे जो लोगों को नागवार गुजरा, जो शिक्षकों के लिए बेहतर नहीं था उसके लिए, और जो विद्यार्थी हैं इसी उम्मीद के तहत वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की एक किरण निश्चित तौर पे बिहार में शिक्षकों की बहाली में एक बहुत बड़े वर्ग को रोजगार दिया है। पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। अचानक कभी भी किसी तरह के नियम कानून को लेकर के आप आते हैं और उसे परेशान करने का प्रयास करते हैं, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। तो जो एक रास्ता दिखाई दे रहा था नौनिहालों को, या जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी अब उसमें अवरोधक पैदा होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से वो भी उसमें शामिल है। तो इसे अब कैसे संभालते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। कैसे इन लोगों को का गुस्सा शांत होता है, ये अब देखना ये बहुत जरूरी होता है। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज चली गई है। जी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रविकांत पटेल जी लिख रहे हैं कि बिहार में सर बीजेपी कभी सक्सेस नहीं होगी, बिहार में ओनली आरजेडी एक तरफा जीत होगी, ईवीएम भी काम नहीं, ईवीएम नहीं बचा पाएगी बीजेपी को। आरजेडी जिंदाबाद भी लिखने वाले लोग हैं। और जॉब अदर स्टेट्स को दो, ये भी है। बीते दिनों आपको याद होगा ओपन कंपटीशन हुआ था। हालांकि मैं ओपन कंपटीशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक भावना है सुमित कुमार जी की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को नेसेसरी बनाना चाहते हैं, और ये कई स्टेट में लागू है, बिहार में भी लागू होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। और परमपिता परमेश्वर से यही विनती है कि बिहार में कोई भी सीएम बने, लेकिन नीतीश कुमार जी सीएम ना रहे। परमपिता से, परमेश्वर से।
वीरेंद्र सिंह यदुवानी ऑफिस कह रहे हैं कि जेडीयू पार्टी अंतिम सांस ले रही है। इसी तरीके से एक और प्रतिक्रिया है, किसानों का विरोध, खाप पंचायत का विरोध, इलेक्शन कमीशन का विरोध, अग्निवीर का विरोध, जनता विरोधी विरोध कर रही है। हर जगह विरोध के सुर उठ रहे हैं, ये बताना चाहते हैं ऋषभ जी। अब रविकांत पटेल जी कह रहे हैं जेडीयू को अब जेडीयू के वोटर भी वोट नहीं देंगे। ओनली 50% वोटर है जो कास्ट के कारण देंगे। अब जेडीयू का खेल खत्म है, बिहार में ओनली तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। वही लिख रहे हैं कि सर के पाठक ने फ्रॉडर से बहुत सारे यूपी के लोगों को टीचर वैकेंसी में डाला है। ये सूचना तो मुझे नहीं है, अगर ऐसा है तो खतरनाक बात है। सुनील मीडिया कह रहे हैं CIC VI पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पाया। बीजेपी हटाओ रेलवे बचाओ, ये भी नारा बुलंद हो रहा है। तो ये जो संजीव कौशिक जी देख रहे हैं, हमने जो बात की बिहार के हालात को लेकर, राजनीतिक हालात पर हम बात कर चुके, और जो जमीनी हालात हैं वो भी संघर्ष में लोग हैं, परेशान लोग हैं। और अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी चर्चा को, दिल्ली आना चाहते हैं। देश भर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। एक दौर की बातचीत भी हुई, बातचीत बेनतीजा तो कभी नहीं रहती, लेकिन हाँ उसका वो नतीजा नहीं निकला कि लोग आंदोलन वापस लें। अब 13 फरवरी को किसान दिल्ली पहुंच गए। अब वो ना पहुंचे, इसके लिए हरियाणा की सरकार ने पूरी सड़क पर कीले ठोकवा दी। ये कौन सा तरीका है? मैं पहले विजुअल दिखाना चाहता हूं संजीव कौशिक जी, फिर मैं आऊंगा आपके पास। देखो भाई बलाडा रोड पूरा सील करता। देखो मेखा अगे आप लवाते फिल्टर डिवाइडर। ये देखो मोटी मोटी पट्टी एसडीएस साहब, हाइड्रो साथ बारी पुलिस फोर्स। ये बात समझ में नहीं आ रही है कौशिक जी कि आखिर अपनी जनता को रोकने के लिए प्लानिंग से, जनता के ही पैसे से सैलरी पा रहे लोगों के द्वारा सड़क को भी बर्बाद किया जा रहा है, कांटियां ठोकी जा रही हैं। ये कीले ठोकने का क्या मतलब? दिल्ली घुसने नहीं देंगे? दिल्ली किसी के बाप का है क्या? कुमार जी, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किया है, केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकारों ने किया है। किसानों के साथ क्या बदसलूकी उसने की है, ये कोई नजीर ऐसा नहीं है कि इस पे हम चर्चा बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक करें। किसानों के प्रति रवैया वो लगातार कहते रहे कि किसानों की आय हम अपने शासनकाल में दुगुना करेंगे। किसानों की स्थिति ये हो गई कि किसानों के लिए कानून लेके आए, सारा किसान सड़कों पे। 750 से ज्यादा किसानों ने जान गंवा दी। वो धूप में भी चिलचिलाती धूप में भी बैठे रहे। धूप कौन कहे, धूप खत्म हुई, बरसात आई, बरसात में भी वो डटे रहे। बरसात कौन कहे, फिर जाड़े का मौसम, और उसमें भी वो डटे रहे लगातार। -3 डिग्री तापमान में भी वो हाड़ कपाते रहे, और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी अपने आप को जलाते रहे। वो किसानों के साथ क्या सलूक किया गया हमने देखा है, यही दिल्ली में देखा है, दिल्ली के आसपास के लोगों ने देखा है। तो ये किसानों के प्रति जो उनका सलूक और रवैया रहा है, वो किसानों को ढेले बराबर भी अहमियत नहीं देते हैं। और नहीं देने के पीछे उनकी सोच यही है कि वो दमनकारी नीति को लागू करना चाहते हैं। वो झुकना नहीं जानते, वो बात करना नहीं चाहते। जिस सरकार को आपने इतने प्रचंड बहुमत, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। सरकार के पास जो बहुमत है वो घमंड में चूर है, और इस बात का भी एहसास है सरकार को कि हम इतने मजबूत हैं कि जो चाहेंगे सो कर लेंगे। तो अब जनता के हाथ में है ये, जनता इसे कैसे लेती है। यदि दिल्ली की तरफ यदि किसान कूच करना चाहते हैं, कहाँ जाए किसान? अपना आक्रोश व्यक्त करने, सरकार से बात करने कहाँ जाए? दिल्ली के रास्तों पे इस तरह से कीले बिछा दी जाएंगी। पहले भी बिछाई गई है, देखा है हमने, इसी किसानों के लिए बिछाए गए हैं, पहले भी कीले बिछाई गई है। तो रास्ता बातचीत से यदि निकालना है तो या तो आप बातचीत कीजिए, नहीं तो जिस जगह पे पहुंचना है। अब ये सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप आंदोलन भी नहीं कर सकते, सड़कों पे बैठ भी नहीं सकते, आप जंतर मंतर भी नहीं पहुंच सकते, आप सदन के नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। आप यदि इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह के बवाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते,
किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है। किसानों ने लंबा आंदोलन किया, आंदोलन खत्म करने के लिए कृषि कानून वापस हुए, इनके बीच समझौता हुआ, एमएसपी देने के लिए कमेटी उमेटी बनाने की बात, उसको लागू करने की तमाम बातें हुई, लेकिन सब ठंडे बस्ते में। तो आखिर एमएसपी का तो मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, कम से कम। तो क्या किसान को न्यूनतम पाने का भी हक नहीं है? वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है तो वो बुलंद नहीं होना चाहिए? तो किसान प्रेमी सरकार, किसान प्रेमी सरकार, और किसान के लिए किले बिछाएंगे आप? प्रेम कुमार जी, आपको याद होगा जब वो कानून वापस लिया गया था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कानून वापस ले रहे हैं, किसानों ने कहा कि नहीं, उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, हम भरोसा नहीं करते उनके जुबानी बातों पे, आप लिखित में दीजिए, पहले लिखित में वापस लीजिए। ये स्थिति हो गई है। तो देश की जनता का भरोसा सरकार के ऊपर और किसानों का भरोसा सरकार के ऊपर किस तरह का है, ये एक वानगी भर है कि वो जो कह रहे हैं कि हमने कानून वापस ले लिया, उसके बावजूद वो डटे रहे, बोले कि नहीं, जब तक लिखित में नहीं दोगे तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला। तो और जो उनकी आशंकाएं थी निर्मूल तो साबित नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। जो वादे किए गए थे उन वादों पर यदि सरकार काम नहीं कर रही है, खरे नहीं उतर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो उस समय सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे कि हमारे साथ जो बातें की जा रही है वो 100% खरे इस पर नहीं उतरेंगे। हमें भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें उठाने का प्रयास किया जा रहा है, पहले बल प्रयोग के द्वारा हमें हटाने का प्रयास किया गया। आपको याद होगा कि जिस तरह से बल प्रयोग करके उठाने के वो सारे सिस्टम दिखाई दे रहे थे, रात को उठा के फेंक देने की बात थी। वो याद है हमें दृश्य कि किस तरह से वहां पर बैठी टिकैत ने आंखों में आंसू आए और उसके बाद में वो जो जत्था निकलना शुरू हुआ, उसके बाद में सरकार के हाथ पांव दोनों फूलने लगे। तो सरकार ने हमेशा डराने का प्रयास किया है। ये कीले कोई नई बात नहीं है। किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया है, उनको लगता है कि यदि किसानों के लिए हम ये 6,000 रुपए दे देते हैं किसानों के लिए, और किसानों की दर्द है। आप कहते हैं कि किसानों के लिए ये किसान आंदोलन को बेचा भी गया है। जब ट्रैक्टर पर किसानों को कुचल दिया गया और किसान बड़ा फैसला ले रहे थे, तो अद्भुत तरीके से राकेश टिकैत जी ने आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं दिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सारे किसानों को जेल में जाना पड़ा, अभी भी दौड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार के आंदोलन में राकेश टिकैत जी को दूर रखा गया है। उनके स्टेटमेंट और उनके स्टेटमेंट को भी देखिए ना, अभी जो वो बातें कह रहे हैं, वो उस समय जो बात कर रहे थे और आज के वक्त में जो बात कर रहे थे, कहीं कोई मेल खाता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके वजह से भी आक्रोश है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, सरकार की वादा खिलाफी एक तरफ, किसान का मतलब टिकैत नहीं है। किसान का मतलब किसानों का संगठन है और वो कई संगठनों को मिला करके अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया था और उस समय वो सरकार से अपनी मांगों पर डटे रहे। लेकिन होता ही है, यदि आंदोलन का कोई एक चेहरा बना दिया जाता है तो वो जायज बात है कि, और भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश रहती है, वो लगातार वो चेहरे के सामने मेरा चेहरा और तेरा चेहरा कौन, वो चेहरा खोजते रहते हैं कि एक मजबूत चेहरा मिले ताकि एक आदमी से निपटने में ज्यादा सहूलियत। तो देखा है लोगों ने जी। मेरी बात की पुष्टि में गौतम जी लिख रहे हैं कि सतपाल मलिक जी ने खुद कहा है कि किसान आंदोलन बेचा गया था। बिशप जी आगे लिख रहे हैं कि किसान जब दिल्ली में आते हैं तो बीजेपी उन्हें खालिस्तानी बताती है। कितनी शर्म की बात है। मोदी जी मन की बात सुनते हैं लेकिन जन की बात नहीं सुनते। वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि ऑल इंडिया जवानों किसान जनता ऑल इंडिया सुने, बीजेपी को सदा के लिए निकालो। पंकज वर्मा जी कह रहे हैं इस देश के नागरिकों की सोच की बर्बादी के पीछे BMW है, B भाजपा, M मीडिया, W व्हाट्सएप, तीनों ने देश को इतना भरमाया है। हाई क्लास बना दिया आपने तो BMW। कैलाश चौधरी लिखते हैं टिकैत किसान के नाम पर विभीषण है। खैर, हम लोगों ने जिक्र किया, एक घटना थी और हम बड़े फलक पर बात करें, व्यक्तिगत न बने तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है लोगों के लिए, लेकिन बस चर्चा करना जरूरी होता है। मैं अब थोड़ा सा विषय बदल रहा हूँ। मैं प्रशांत भूषण जी की एक बाइट लेकर आ रहा हूँ
जो वोटिंग मशीन को लेकर है। हाँ, वो 3 टर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बोलते समय, वोटिंग मशीन, बैलेट पेपर, ये सब इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं। दूर दूर तक वो रह गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये ईवीएम कम से कम या तो हटाए जाएं, और या फिर अगर ईवीएम रहते हैं तो वीवीपैट का डिज़ाइन चेंज किया जाए। अभी तो उसमें काला कांच लगा दिया है जिससे आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते जब तक कि अंदर एक बल्ब नहीं जलता, और बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, सिर्फ उतनी देर के लिए कि आप अपनी स्लिप देख लें कि आपकी स्लिप प्रिंट हो गई है, लेकिन उसके बाद स्लिप कट के गिरती हुई नहीं दिखती आपको। और जब लाइट जब बंद होती है उसके बाद उस वीवीपैट मशीन में क्या होता है, क्या चीज़ प्रिंट होती है, क्या सिग्नल कंट्रोल यूनिट में दिया जाता है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर लोडेड है वो किसी को नहीं पता। ये सब भारत की जो कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सरकारी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, उनके हाथ में है ये चिप का जो डिज़ाइन है और उसमें सॉफ्टवेयर जो पड़ी हुई है। तो इसलिए हमको एक बड़ा आंदोलन, ये भी एक शॉर्ट टर्म ज़रूरत है, एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। उस आंदोलन में हमको शरीक होना चाहिए, उसमें अपनी मदद करनी चाहिए। तीसरी बात, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के हाथ में भले ही हो, लेकिन आज एक बड़ी भारी ऑल्टरनेट मीडिया खड़ी हो गई है जो यूट्यूब पर है, जो इंटरनेट पर है, जो सोशल मीडिया पर है, और उसके ज़रिए हम सही बात, ये लोग देखिए ट्रोल आर्मी इन्होंने बना रखी है, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम लोग वॉलंटियर आर्मी सोशल मीडिया पर बनाकर दूसरा काम कर सकते हैं कि सच फैलाएं, प्यार बांटें बजाय नफरत फैलने। और सही, ये लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ के झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर। तो इस तरीके से हमने प्रशांत भूषण जी की बाइट को रखा, और वोटिंग मशीन को लेकर के जो बेचैन है देश, वकील बेचैन है, टेक्नोक्रेट्स बेचैन है, सब तरह तरह के सबूत लेकर आ रहे हैं। तो इन विषयों पर हो रही प्रगति से भी हम अपने दर्शकों को भिज्ञ रखेंगे, उनको बताएंगे। आज हमने उनकी बाइट सुनाई है, और हम ये कहते हैं कि 22 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है वोटिंग मशीन के खिलाफ, बैलेट पेपर लाने के लिए, चुनाव में सुधार के लिए। तो एक अपील बनती है कि सारे लोग जो पहुंच सकते हैं जंतर मंतर पर पहुंचे और वोटिंग मशीन के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। इस बीच कुछ प्रतिक्रिया हम लेते हैं। सर, ये जयंत चौधरी से किसानों को बहुत उम्मीद थी, वह भी अपने पिता की तरह से इधर से उधर सत्ता के लालची निकले। वह चवन्नी तो उछाल कर उधर ही गई है। इंडिया गठबंधन में 1-2 सीट जीत जाते, अब वह भी गई। शुभेंदु जी कह रहे हैं मोदी का काम काज को देखें तो मुझे वो पैदाइश चोर और ठग लगता है। नहीं देखिए ऐसे शब्द लिखेंगे तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। अब मैं विश्वास के साथ पढ़ लेता हूँ, लेकिन देखिए ऐसे शब्द मत लिखिए प्लीज। और किसी के आफ्टर ऑल हमने चुना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे शब्दों में उनकी निंदा कीजिए, कोई ये नहीं है। तो मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा और मैं विश्वास के साथ पढ़ लेता हूं, तो प्लीज अच्छे शब्द लिखिए। प्रमोद बांकर जी लिखते हैं वाम सिप संगठन पिछले 2009 से वोटिंग मशीन के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल, उनको बहुत बड़ी रैली भी हुई थी और ये आंदोलन एक बार फिर 22 फरवरी को रखा गया है। वाम सिप भी है, उसमें उदित राज भी है और बहुत सारे संगठन भी हैं। तो इस तरीके से चलिए आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। संजीव कौशिक जी, बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने सुना और आपकी विश्लेषण को सराह रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी भाषा दर्शकों से मिल रही है। तो इस तरीके से आज इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त, और एक अपील आप जरूर करते हैं उसको दोहरा दीजिए जी।
जी, अपने तमाम उन दर्शकों से जो नियमित रूप से हमसे मिलते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी बात रखते हैं और हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी भाषा में, यदि वो हमारी बात समझ पाते हैं, तो हम उनकी भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं और वो भी अपनी भाषा में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। कुछ और अपील करने से पहले नियमित एक और अपील कि आपकी भाषा यदि संयमित रहेगी तो पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत होगी और उसपे प्रतिक्रियाएँ भी दी जाएँगी। किसी ऐसे अपशब्द का प्रयोग ना करें जो आपके लिए भी अच्छा नहीं लगे और हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा नहीं लगे। तमाम तरह के दर्शक हैं, बच्चे हैं, बुद्धिजीवी हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, तो उस तरह की भाषा ये प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं कि एक पारिवारिक रिश्ते बने आपसे, आपके सोच और विचार के साथ। तो इसके साथ अब नियमित का जो अपील है वो आपके स्क्रीन पे एक बारकोड दिखाई दे रहा होगा। आपको लगता हो कि इस तरह की निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने की ज़रूरत है, तो आप अपना छोटा-सा योगदान देके हमें मजबूत कर सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं कि हम अपने जगह पे सही हैं। आपका यह छोटा-सा अनुदान हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी बनेगा, हमें लगेगा भी कि हम मजबूत हो रहे हैं और आपसे जुड़ने में हमें भी अच्छा लगता रहेगा। नहीं तो आप हमारे चैनल को एक और तरीका है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ ताकि और लोगों तक ये हमारी चैनल की पहुँच बने और लोग जुड़े हमारे साथ। ये भी हमारे लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है। नियमित रोज़ जुड़ते रहेंगे हम लोग। आज रविवार है, बावजूद इसके मुझे ऐसा लगा और प्रेम सर को लगा कि आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए नियमित रूप से। रविवार के दिन एक दिन हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा-सा आपको भी विराम और हमको भी विराम। लेकिन आप लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने रविवार के दिन भी आपसे समय लिया और आप भी समय दिए। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद आपका। जी, तो आपसे वो एक और अपील मैं कर दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच जो संवाद का सिलसिला है निरंतरता के साथ आगे बढ़े। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।